नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज फिर आपके लिए बीपीएससी पीजी जो टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है पीजीटी का, उसी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बीपीएससी पीजीटी यानी +2 हिंदी के सिलेबस के अनुसार हिंदी साहित्य के कार्य विभाजन को देखेंगे कि किस रचनाकार ने कितने ईस्वी से किस कार्य का निर्धारण किया है। उसी को हम विभिन्न विद्वानों के द्वारा किए गए कार्य विभाजन को समझते हैं। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये पाठ को हम लोग बिहार स्टेट जो पीजीटी का था उसमें भी देखे थे और बीपीएससी में भी इसको देखना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। तो हम लोग जो है इसको अच्छे से देखेंगे और इसी से संबंधित एमसीक्यू को भी करेंगे ताकि हमारी तैयारी और मजबूत हो सके, क्योंकि हम लोग जो है पीजीटी का जो एग्ज़ाम है होने वाली है, आने वाली है जो वैकेंसी, उसी का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसमें जो है हम लोग को तटस्थ होकर सामना करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ी एग्ज़ाम है, ये मेरिट बेसिस एग्ज़ाम होगा। तो हम लोग जो है इसको अच्छे से करेंगे। वीडियो थोड़ा सा स्लो आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो जाने के कारण, सर्दी बुखार होने के कारण थोड़ा सा मैं जल्दी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, 1-2 दिन के बाद हम लोग स्पीड पकड़ लेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं इसमें जो है चर्चा किया गया है हिंदी साहित्य का कार्य विभाजन और नामकरण। इसमें जो है किस रचनाकार ने क्या नामकरण किया है, क्या कार्य निर्धारण किया है। देखिए यहाँ एक कथन है कि सारे रचनाकार को केवल आदि, मध्य, पूर्व और उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंदकर बांट देना, यह भी नहीं देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बन सकता। तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ये हुबहू कथन जो है पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ये जो है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। उनके जो कथन है हिंदी साहित्य के इतिहास में उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ उनके जो 2 कथन हैं उसको हम लोग ने यहाँ दिया है। रामचंद्र शुक्ल जो है अपने साहित्य के इतिहास जो है उसमें नामकरण में लिखते हैं कि जिस कार्य विभाजन के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग कार्य माना गया है और उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के आधार पर किया गया है। यानी रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जिस कार्य में जिस रचना की प्रचुरता पाई गई है उसी के आधार पर उस कार्य का नामकरण किया गया है। इसलिए आदि कार्य को जो है रामचंद्र शुक्ल जी वीरगाथा कार्य कहते हैं, क्योंकि उस कार्य में जो है वीरगाथात्मक काव्यों की प्रचुरता पड़ी। तो यही देखकर उन्होंने कार्य का निर्धारण किया है। तो यहाँ हम लोगों ने उनके विचारों को देखा। ये दोनों जो विचार हैं उनको आप लोग अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कुछ, क्योंकि ये हूबहू जो है पंक्ति पूछा जा सकता है। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कार्य विभाजन के अनुसार। तो कुछ है यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु, उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। शुक्ल जी ने नामकरण के आधार एक विशेष कार्य में विशेष ढंग की रचना की प्रचुरता को आधार माना। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में कार्य विभाजन के लिए प्रायः 4 पद्धति आरंभन किया गया है। ये आदिकाल है, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। उसके बाद जो है साहित्य के कार्य विभाजन की पद्धतियों के अपने अपने गुण दोष, परंतु यह भी समन्वयक दृष्टि के हिस्से रहकर है। जैसा कि हमने पूर्व विवेचन में स्पष्ट किया है कि साहित्य के इतिहास में युग चेतना और साहित्य चेतना का अनिवार्य योग रहता है। अतः साहित्य के विभाजन में भी ऐतिहासिक कार्यक्रम और साहित्य विधा दोनों प्रकार का आधार ग्रहण करना होगा। साहित्य के तथ्य अर्थात संवेद तत्व के विकास का निरूपण करने के लिए संपूर्ण युगों को आधार मानकर चलना होगा और उसके रूप का विकास क्रम को समझने के लिए अलग अलग विधाओं को इस समुचित पद्धति को स्वीकार करने पर हिंदी साहित्य के कार्य विभाजन की समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है। तो यहाँ हम लोगों ने इसको देखा। देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन का कार्य विभाजन व नामकरण। अब हम लोग इसको देखते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कार्य विभाजन किया है, क्या नामकरण किया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत गॉर्सर दत्तासी से होती है। आप लोग जानते हैं फ्रेंच भाषा में उन्होंने लिखा था, लेकिन कार्य विभाजन और नामकरण का पहला प्रयास जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अंग्रेजी भाषा में किया था। ग्रियर्सन का कार्य विभाजन इस प्रकार है। अब यहाँ से प्रश्न निकल सकता है कि हिंदी साहित्य का कार्य विभाजन
और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपना साहित्य जो है किस भाषा में लिखा? तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा था वो अंग्रेजी भाषा में लिखा था। आपको ये पता होना चाहिए। तो इतना चीज़ हम लोगों ने देखा। अब हम लोग कार्य विभाजन को देखते हैं। इन्होंने जो है कार्य विभाजन किया तो चारणकार का नामकरण किया है जो प्रथम का, उसका समय जो है 700 से 1400 ईस्वी तक रखा है। दूसरा इस जो है इनका 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण का नाम दिया है। तीसरा जो है मोहम्मद जैसी का प्रेम काव्य। चौथा है ब्रज का कृष्ण काव्य जो 1500 से 1600 ईस्वी तक है। ये प्रश्न जो है लगभग नेट में भी पूछा गया है और आपके जो पिछले बार हुआ था बीपीएससी एग्जाम वहाँ पूछा गया था कि ब्रज का कृष्ण काव्य किस साहित्यकार ने अपना जो है कार्य विभाजन में नाम दिया है, नामकरण किया है। तो ये हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन का। उसके बाद 5वां भाग इन्होंने मुगल दरबार के नाम से किया। 6ठा जो है तुलसीदास। 7वां जो है रीति काव्य किया जिसका जो है सन 1580 से 1692 ईस्वी तक रखा है। उसके बाद 8वां जो है तुलसीदास के अन्य परवर्ती जो रचनाकार है 1600 से 1700 ईस्वी तक रखा है। 9वां जो है 18वीं सदी का 1700 से 1800 ईस्वी तक। 10वां जो है कंपनी में के शासन में हिंदुस्तान और 11वां जो है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इन्होंने हिंदी साहित्य के कार्य विभाजन को 11 भागों में विभाजित किया है जिसके नामकरण और समय आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे उनका जो है 11वें भाग में दिया गया है। आगे हम लोग जो है बढ़ते हैं। मिश्र बंधुओं का कार्य विभाजन व नामकरण। मिश्र बंधुओं ने अपने संपूर्ण साहित्य को 5 कालखंडों में विभाजित किया है। मिश्र बंधुओं के साहित्य इतिहास को रामचंद्र शुक्ल ने बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा है। इन्होंने अपने साहित्य के कार्य विभाजन के लिए संबद्ध कार्य को चुना है। यहाँ से देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने किसके साहित्य के इतिहास को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा है? तो ये हो जाएगा मिश्र बंधुओं के, जो मिश्र बंधु विनोद है मिश्र बंधुओं की रचना उसका कहा है। हम लोग जो है बारी बारी से सभी के पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो है यहाँ हम लोग सिर्फ कार्य विभाजन को देखेंगे कि किसने कब तक माना है उसको हम लोग देखेंगे। बाकी जो है अगले हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे क्योंकि टॉपिक को ज़्यादा जटिल बनाना हमें उचित नहीं लगता है। तो हम लोग जो है टॉपिक बाई पढ़ते जाएंगे और सारे जो संदेह है उसको दूर करते जाएंगे। तो आप लोग को चिंता करने की कोई बात नहीं। यहाँ हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कार्य विभाजन को सिर्फ, तो हम लोग उसी को देखेंगे। और जिसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग यहाँ से इसका पीडीएफ पा सकते हैं। देखिए पहला इन्होंने आरंभिक कार्य कहा है। पहला भाग जो कार्य विभाजन किया है आरंभिक कार्य, जिसमें 2 भाग किया है। पूर्व आरंभिक कार्य जिसका जो है संवत 700 से 1343 विक्रम संवत तक, और दूसरा है उत्तर आरंभिक कार्य जो 1343 से 1444 विक्रम संवत तक। दूसरा जो है माध्यमिक कार्य माना है यानी भक्ति कार्य, जिसका पूर्व माध्यमिक कार्य में स्थान दिया है 1445 से 1660 तक। और दूसरा जो है प्रौढ़ माध्यमिक कार्य, इसका जो है समय दिया है 1561 विक्रम संवत से 1680 विक्रम संवत तक। तो यहाँ देख रहे हैं इन्होंने जो है भक्ति कार्य को माध्यमिक कार्य कहा है। उसके बाद और हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अलंकृत काल रीति काल को कहा, तो पूर्व अलंकृत काल है जिसका समय 1681 से 1790 विक्रम संवत तक मानते हैं। और दूसरा जो है उसी का भाग उत्तर अलंकृत काल है जिसको 1791 से 1889 विक्रम संवत तक मानते हैं। चौथा जो है परिवर्तन काल इन्होंने किया है जिसको 1890 से 1925 विक्रम संवत तक मानते हैं। अगर विक्रम संवत में ईस्वी सन में कन्वर्ट करना हो तो आप 57 जो है वर्ष माइनस कर दीजिएगा तो ईस्वी सन में निकल जाएगा। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। अगर ईस्वी सन में पूछेगा तो संवत में 57 माइनस कर दीजिएगा, और अगर संवत में पूछेगा तो ईस्वी सन में 57 जो है प्लस कर दीजिएगा। 5वां देखिए वर्तमान काल कहा है जो संवत 1926 से आगे मानते हैं। तो ये जो है इसका जो है मिश्र बंधुओं के कार्य विभाजन को देखा। अब रामचंद्र शुक्ल का कार्य विभाजन को देखते हैं क्योंकि ये जो है हिंदी साहित्य के कार्य विभाजन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं को जो है हिंदी साहित्य ज़्यादा जो है महत्ता देता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है, जिसमें जो है पहला वीरगाथा काव्य दिया है जिसका समय संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत तक रखा है। दूसरा भक्ति काल है जिसको पूर्व मध्य काल भी कहा है जिसका समय संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक रखा है। तीसरा रीति काल है जिसको उत्तर मध्य काल कहते हैं, ये संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत तक समय माना है। चौथा गद्य काल है जिसको आधुनिक काल कहते हैं, संवत 1900 से अब तक। यानी ये जो है 4 विभागों में हिंदी साहित्य को बांटा है जिसका जो है समय आपको दिया गया है। यहाँ हम लोग पढ़े हैं। अब जो है हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी को
देखते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी नामकरण व कार्य विभाजन का आधार संवत को ही स्थान पर पूरी सदी को माना है, जिसमें आदिकाल को 1000 से 1350 विक्रम संवत तक, भक्ति काल को 1350 से 1700 विक्रम संवत तक, तीसरा है रीति काल जो 1700 से 1900 तक, और चौथा जो है आधुनिक काल 1900 संवत से अब तक, यानी लगभग रामचंद्र शुक्ल के आसपास ये भी ठहरते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा। अब हम लोग जो है राम कुमार वर्मा के कार्य विभाजन को देखते हैं कि इन्होंने कब से कब तक। तो इन्होंने प्रारंभिक कार्य को जो है 2 भागों में विभाजित किया है। एक संधि काल जो संवत 750 से 1000 ईस्वी तक, दूसरा चारण काल जो 1000 से 1375 तक। तो ये जो है प्रारंभिक काल मानते हैं इसको। दूसरा भक्ति काल है जो 1375 से 1700 संवत तक, दूसरा रीति काल है 1700 से 1900 तक, चौथा जो है आधुनिक काल है 1900 से अब तक। तो इस प्रकार इन्होंने 4 भागों में साहित्य का विभाजन किया है। इसको जो है समय आप लोग मोटा मोटी ध्यान दीजिए, जैसे इसका जो है फर्स्ट वाला ज़्यादा पूछता है, संधि और चारण काल का समय। तो इस प्रकार सभी का जो है मुख्य जो है उसको ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। बाकी जो है आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि किसने कब माना है। इसका कोई ट्रिक नहीं है, आप जो है ट्रिक के फेर में मत रहिए, क्योंकि ट्रिक जो है एक घातक बीमारी है। आप जो है इसको 1-2 बार देखिएगा, 1-2 बार रिवाइज कर दीजिएगा तो हमको लगता है आपको लगभग निश्चित याद हो जाएगी। श्याम सुंदर काल जो है दास का कार्य विभाजन है उसको देखते हैं। तो बीरगाथा युग जो है वो संवत 1050 से 1400 ईस्वी तक मानते हैं। भक्ति युग 1400 से 1600 तक, रीति युग 1600 से 1900 ईस्वी तक, और नवीन विकास युग जो 1900 से अब तक मानते हैं। तो ये जो है देखिए नामकरण किए हैं। ये कम पूछा जाता है, लेकिन इसको भी देख लीजिएगा, कभी कभी हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न बना दे। गणपति चंद्रगुप्त को हम लोग देखते हैं। तिनका जो है कार्य विभाजन प्रारंभिक कार्य या उन्मेष कार्य कहते हैं, जो 1184 से 1350 ईस्वी तक है। पूर्व मध्यकाल या विकास काल जिस भक्ति काल को कहते हैं, जिसका 1350 से 1600 ईस्वी तक है। दूसरा उत्तर मध्यकाल या चरमोत्कर्ष काल है जो 1600 से 1857 ईस्वी तक है। और जो है चौथा जो है आधुनिक काल है जो 1857 ईस्वी से आगे तक, यानी ये ईस्वी सन में मानते हैं। आपको ईस्वी संवत में ध्यान में रखना है कि ईस्वी से कौन माने, संवत से कौन माने, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। राम खिरावन पांडे का कार्य विभाजन है जो संक्रमण काल या परिवर्तन काल 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, संयोजन काल है जो 1401 से 1600 तक, संवर्धन काल है 1401 से 1800 ईस्वी तक, संचयन काल है 1800 से 1900 ईस्वी तक, संबोधित काल है जो 1901 से 1947 तक, छठा जो है संचरण काल है जो 1947 से आगे तक है। तो इस प्रकार ये 6 भागों में कार्य विभाजन करते हैं, तो इसको एक बार ध्यान में रखिएगा। बाकी ज़्यादा जो है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और मिश्र बंधु जॉर्ज गिरियर्सन का ही ध्यान देना है। ये सबको एक झलक आपको देख लेनी है, ताकि प्रश्न अंदर से भी पूछे तो आपको जो है जवाब में कोई संदेह ना हो। रामस्वरूप चतुर्वेदी का देखते हैं जो हिंदी साहित्य के सरल इतिहास में कार्य विभाजन किए हैं। तो इन्होंने जो है शुक्र के ही मानते हैं, सिर्फ इसमें जो है कुछ बदलाव किए हैं 1-2 बरस। तो इन्हें देखिए आदिकाल का जो है 1000 से 1350 ईस्वी तक, भक्ति काल को 1350 से 1650 तक, रीति काल को 1650 से 1850 तक, आधुनिक काल को 1850 ईस्वी से आगे तक। यानी ये जो है ईस्वी सदी में सिर्फ कन्वर्ट किए हैं, बाकी जो है संवत को ही रामचंद्र शुक्ल का ही फॉलो किए हैं। वे देखिए बच्चन सिंह का कार्य विभाजन जो है अपराध काल पहला दिए हैं। दूसरा भक्ति काल है 1400 से 1650 तक, तीसरा रीति काल है 1650 से 1857 तक, चौथा जो है आधुनिक काल है 1657 ईस्वी से अब तक। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कार्य विभाजन को। थोड़ा सा नागेंद्र को भी है तो उनका भी देख लेते हैं। इन्होंने आदिकाल का जो समय है 7वीं सदी से 14वीं सदी तक माना है, भक्ति काल का 14वीं से 17वीं सदी तक, रीति काल का 17वीं से 19वीं सदी तक, आधुनिक काल को 19वीं से अब तक। तो इस प्रकार हम लोगों ने कार्य विभाजन को देखा। तो इसमें जो है महत्वपूर्ण रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, जॉर्ज गिरियर्सन का, मिश्र बंधु का है। ये चारों को आपको अच्छे से देख लेना है। बाकी जो है उसको 1-2 नज़र देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, लगभग आपका क्लियर है। क्योंकि ज़्यादा जो है उन्हीं चारों से प्रश्न पूछा जाता है। तो उन चारों को आप जो है प्रथम जो 4 हैं कार्य विभाजन उसको देख लीजिएगा, बाकी इसको एक झलक देख लीजिएगा। इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग इससे संबंधित MCQ है उसको एक नज़र डालते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, जॉर्ज गिरियर्सन ने चारण काल यानी आदिकाल का समय कब से कब तक माना है? जॉर्ज गिरियर्सन ने चारण काल यानी आदिकाल का समय कब से कब तक माना है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। ऊपर जो है इसको अभी पढ़े हैं, तो इसका जो है सही जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर जो है विकल्प का हो जाएगा। सन 700 से 1400 ईस्वी को इन्होंने चारण काल या आदिकाल नामकरण किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल यानी आदिकाल का समय कब से कब तक माना है?
मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल यानी आदिकाल का समय कब से कब तक माना है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प खा हो जाएगा, संवत 700 से 1444 विक्रम संवत जो है आरंभिक काल माना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, किसने हिंदी साहित्य का उदय संवत 1050 ईस्वी से माना है? किसने हिंदी का उदय संवत 1050 ईस्वी से माना है? विकल्प आपके सामने है। ये प्रश्न जो है पीजीटी स्टेट में पूछा गया था, तो इसको जो है आप लोग सही बनाइएगा, हमें पूरा विश्वास है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प खा हो जाएगा। ये रामचंद्र शुक्ल का माना है, 1050 संवत से हिंदी का उदय मानते हैं यानी शुरुआत मानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति कार्य का समय कब से कब तक माना है? रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति कार्य का समय कब से कब तक माना है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक भक्ति काल का समय जो है रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने ऋतिकाल का समय कब से कब तक माना है? रामचंद्र शुक्ल ने ऋतिकाल का समय कब से कब तक माना है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। आप लोग इसका सही जवाब दीजिएगा, हमें विश्वास है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। संवत 1700 से संवत 1900 विक्रम तक जो है रामचंद्र शुक्ल ऋतिकाल मानते हैं। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। प्रश्न इसी प्रकार से बनेगा, इसलिए हम लोग कुछ एमसीक्यू को भी देखते चलते हैं ताकि जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को और अच्छे से कर पाएँ। बाकी जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट में करेंगे, क्योंकि हम लोग इस बार प्रैक्टिस से ज़्यादा करेंगे, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। जो अंक छूट रहा है उसको हम लोग प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। छठा प्रश्न है, किसने आधुनिक काल को गद्यकाल कहा है? किसने जो है आधुनिक काल को गद्यकाल कहा है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्यकाल कहा है। यहाँ देखिए गद्यकाल है, तो रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, इन्होंने अपने साहित्य में आधुनिक काल को गद्यकाल से बंटवारा किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का समय कब से कब तक माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का समय कब से कब तक माना है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। इसमें हम लोग 4 विकल्प रखे हैं, लेकिन बीपीएससी में 5 विकल्प रहता है, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस सेट में 5 विकल्पों का ही अभ्यास करेंगे। अभी 4 विकल्प हम लोग देख रहे हैं, ताकि ज्ञान पे पकड़ अच्छी हो, जो है कोई भी टॉपिक है उस पर अच्छी पकड़ बन सके। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। संवत 1000 से 1350 विक्रम संवत तक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का समय माना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल यानी ऋतिकाल का समय कब से कब तक माना है? मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल यानी ऋतिकाल का समय कब से कब तक माना है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है विकल्प खा हो जाएगा। 1681 संवत से 1889 तक जो है मिस्र बंधु ने अलंकृत काल का समय यानी ऋतिकाल का समय माना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने भक्ति काल का समय कब से कब तक माना है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने भक्ति काल का समय कब से कब तक माना है? विकल्प 4 आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। आप लोग इसका जो है अध्ययन ऊपर कर चुके हैं, तो कुछ आप इसका सही आंसर दे पाइएगा, हमें विश्वास है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। सन 1400 से 1650 ईस्वी को जो है डॉक्टर बच्चन सिंह भक्ति काल का समय मानते हैं। जो है ईस्वी सन में ये है, संवत में नहीं है, आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्योंकि अगर देखिए रामचंद्र शुक्ल है ईस्वी संवत में है, अगर ईस्वी में रहेगा तो आप उसको संवत समझकर गलत करके चलाइएगा, तो आपको ध्यान देना है कि संवत में है विकल्प या ईस्वी सन में है, तो ये बात को आपको ध्यान रखनी होगी। इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल यानी आदिकाल का समय कब से कब तक माना है? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल यानी आदिकाल का समय कब से कब तक माना है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। सन 1144 से 1350 ईस्वी को जो है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल या आदिकाल का समय माना है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे जो है हिंदी साहित्य के कार्य विभाजन को और
क्या क्या नाम दिए हैं किस रचनाकार ने, जो पिछले वीडियो में कुछ नहीं समाहित हुआ था, वहाँ सिर्फ नामकरण देखे थे, यहाँ कार्य विभाजन को देख लिए हैं। तो आप लोगों को यहाँ दो जो टॉपिक पढ़ाया गया है, इससे लगभग जो भी प्रश्न बनेगा इसका आप लोग जवाब दे दीजिएगा बहुत अच्छी तरीक़ा से। यहाँ देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल का ध्यान में रखना है, और जो है मिश्र बंधु का ध्यान में रखना है, और जॉर्ज ग्रेगसन का, ये 4 बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो कथन रामचंद्र शुक्ल का था इसको भी आप लोग में जो है ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट कथन पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसको अच्छे से 1-2 बार रिविजन कर दीजिएगा। बाकी जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट में भी कुछ देखेंगे, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसका PDF अगर पाना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ इसका PDF दे दिया जाएगा। आप लोग अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे जो है रिविजन करते रहिए। बाकी जो है हम लोग स्पीड करेंगे इसका। अभी कुछ तबीयत में थोड़ा सा ख़राब रहने के कारण हम लोग स्लो चल रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। गति जो है स्थिर होकर, माने तेज़ गति से बतेंगे, गतिमान हो जाएंगे ज़्यादा। तो आप लोग जो है यूँ ही मेरे चैनल पे बने रहें और जो है तैयारी धीरे धीरे करते रहें। हम लोग जो है कोई भी चीज़ को बोझ बनाकर नहीं पढ़ना है, इंटरटेनमेंट के माध्यम से पढ़ना है, ज़्यादा समय नहीं देना है। क्योंकि अध्ययन करने में लगातार आप 1-2 घंटा जो क्लास कीजिएगा तो उब जाइएगा। तो हम लोग छोटे छोटे पार्ट में इसको जो है देखेंगे और अपनी जो है तैयारी को मजबूती प्रदान करेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इसका जो है प्लेलिस्ट हम बना देते हैं। और आप लोग जो TGT की बात कर रहे हैं तो TGT का भी क्लास लिया जाएगा, उसमें सिर्फ व्याकरण पढ़ना है। तो PGT का जो है सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, तो PGT का कुछ भाग हम लोग कर देंगे, उसके बाद TGT का स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जो TGT की तैयारी कर रहे हैं वो उनको उबने की बात नहीं है। हम लोग TGT और PGT दोनों का तैयारी करेंगे और जो है एग्ज़ाम में आप अच्छे करके आइएगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, सिर्फ वीडियो को देखते रहना, अभ्यास करते रहना। अभी कोई पुस्तक पढ़नी भी नहीं है, क्योंकि अभी जो है ज़्यादा पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो नोट दिया जाएगा उसी को आप लोग रिविजन करना। बाकी हम लोग जो है समय पे बताएंगे कि क्या आपको पढ़नी चाहिए। तो आप लोग जो है हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही सहयोग करते रहें।